अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज एक और सस्पेंस वाला दिन था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होनी थी। सियासी जमातों के नुमाइंदों ने अपना मौक़िफ़ पेश करना था। चीफ जस्टिस और उनके दो साथियों एजाज़ उल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने कि आया एक दिन में इलेक्शन हो सकते हैं, नहीं हो सकते, होने चाहिए, और ये कि 14 मई कि चूँकि एक डेडलाइन मुकर्रर कर ली हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, तो आया उससे इधर-उधर हुआ भी जा सकता है कि नहीं। अभी कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट तो उस फैसले पे कायम और दायम है। लेकिन आज कोर्ट रूम के अंदर क्या हुआ? इतनी एक एक लिहाज से बड़ा मीना बाज़ार था सियासी जमातों का, नुमाइंदों का, और सब ने अपनी-अपनी बोली वहाँ पे बोलनी थी। तो इसलिए हमने सोचा कि आज हम ज़हमत देते हैं फ़खरुर रहमान साहब को। ये भी अ, सुप्रीम कोर्ट को अंदर-बाहर से जानते हैं, उसकी रग-रग से वाक़ मैं ये नहीं कहूँगा कि जजों की रग-रग से वाकिफ़ हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के जो मामलात हैं, उस पे बड़ी गहरी नज़र है। और इससे हम फ़ख्र, बहुत शुक्रिया आपने वक़्त निकाला हमारे लिए। ये बताइए कि आज कोर्ट रूम में क्या हुआ? बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब। पहली बात तो ये कि आज कोर्ट रूम में जो प्रोसीडिंग्स थी, वो उस पिटीशन की बुनियाद पर थी, जिसमें ये कहा गया था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को रज़ामंद किया जाए कि वो एक ही दिन पे तमाम इंतखाबात जो हैं, यानी कि जनरल इलेक्शंस जो हैं, वो सूबाई और कौमी असेंबलीज़ के ऊपर मुनक्कद करने के लिए रज़ामंद हो जाएँ। एक तारीख, एक दिन। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से पिटीशन पर तमाम जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको नोटिसेस जारी किए आज के लिए, और आज सुबह 11 बजे समाअत जो थी वो शुरू हुई। और इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसी तरह से नून लीग के, और फिर जो बाप की तरफ से अयाज सादिक साहब जो थे, वो उनको रिप्रेज़ेंट कर रहे थे। तो ये पार्टीज़ जो थी, और फिर जमात इस्लामी की जानिब से सिराजुल हक साहब खुद आए। अदालत ने इसमें इस मौके पर सबको मौका दिया और उनका मौक़िफ़ जाना, लेकिन जिस पॉलिटिकल पार्टी को नोटिस नहीं हुआ था, वो शेख रशीद अहमद साहब की पार्टी थी, और सबसे पहले चीफ जस्टिस साहब ने उनको रोस्टरम पे बुलाया। और उन्होंने कोर्ट को ये कहा कि पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है, और ऐसा ना हो कि ये जो छोटी ईद और बड़ी ईद के हद तक जो है ना, ये मुज़ाकरात चले जाएँ। उन्होंने लाइटर मूड उन्होंने ये बात की। बहरहाल उन्होंने कोर्ट को ये यकीन दिलाया कि वो अपनी पार्टी की तरफ से वो मुकम्मल तौर पर कोर्ट के साथ हैं। शाह महमूद कुरैशी ने भी अदालत को यकीन दहानी कराई कि अदालत जो भी डेट देगी, जो भी फैसला करेगी, वो उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। ताहम इस मौके के ऊपर जब कोई कंसेंसस सामने नहीं आया, तो अदालत ने समाअत 4 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी और उनको कहा कि आप बाहमी मुशावरत करके वापिस आएँ। तो 4 बजे तो अदालत दोबारा ना लग सकी, बल्कि जो जमात-ए-इस्लामी के अमीर थे सिराजुल हक, ना वो आए। सिर्फ़ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और इसी तरह से फारूक एच नाइक, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो चैम्बर में जाके चीफ जस्टिस साहब से मिले, और उसके बाद फिर को तकरीबन 1 घंटे के बाद बताया गया कि अब हियरिंग जो है वो 27 तारीख को होगी। जो चीफ जस्टिस साहब का स्टाफ है, उन्होंने आके पहले तो माज़रत की कि आपको इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो ऑर्डर आया हाँ, मैं वही जो पूछना चाह रहा था कि उसके बाद चूँकि सस्पेंस भी रहा कि दोबारा समाअत होनी है, ले तो लाल होती रही, और लग ये रहा था कि जो मौजूदा हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत है, उसमें कोई इख्तिलाफ़ात पाए जा रहे हैं। तो उसके बाद चूँकि समाअत भी नहीं हुई, जो ऑर्डर आया है, उसकी ख़ास बात क्या है? इस ऑर्डर्स के आने से पहले जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि 4 बजे जब हियरिंग दोबारा शुरू होनी थी, उससे पहले इत्तलात आई कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फज़ल रहमान और आसिफ अली ज़रदारी से टेलीफ़ोन पर बातचीत हुई। फिर मौलाना फज़ल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अदालत की जो इंटरवेंशन है, उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया। फिर बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई इस्लामाबाद में, और
उन्होंने भी अदालत को इसी तरह से धमकियाँ लगाई और उनको कहा कि आप बीच में मुदाखलत मत करें। अब ये सब कुछ होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको चैम्बर में बताया गया चीफ जस्टिस साहब को कि ईद सर पर है और लोगों ने जाना है, तो ईद के बाद जो है वो बाहमी मुशावरत करेंगे। तो अदालत ने इस बात को नोट किया कि एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो सारा मामला है उसकी किसी ने एतराज़ नहीं किया उसके ऊपर। दूसरा अदालत ने ये इस बात को भी खुशाइन करार दिया कि तमाम जमातें जो हैं वो किसी लाएअमल की तरफ जाने के लिए तैयार हैं, डायलॉग के लिए तैयार हैं। अब देखें सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो टेंजिबिलिटीज़ के ऊपर जाती है, वो जो है ना हाइपोथेटिकल चीज़ों की तरफ नहीं जाती कि जी इनके अब सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह देती कि अभी मौलाना फजल रहमान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो अगर हम देखें तो आप कुछ और बातें कर रहे हैं। नहीं, चीफ जस्टिस साहब के सामने जो फारूक एच नाइक साहब ने और अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ रखा कि जी बातचीत पहले हम आपस में करेंगे तादी और फिर उसके बाद जो है वो जो दूसरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है उसके साथ करेंगे। लेकिन आज के ऑर्डर की सबसे दिलचस्प बात ये है कि समाअत 26 तारीख 27 तक के लिए मुलतवी कर दी गई और 26 तारीख का ये कहा कि सारी सियासी जमातें जो हैं वो आपस में कोई डायलॉग करने के बाद अदालत को आगाह करेंगी 27 तारीख को। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प है जो आज तक किसी ऑर्डर में नहीं आई, वो आर्टिकल 189 और आर्टिकल 190 ये आज बाकायदा तहरीरी तौर पर इस ऑर्डर में इसका हिस्सा बना दिया गया और चीफ जस्टिस साहब ने दौरान समाअत भी ये वाज़ेह कर दिया कि हमारा जो ऑर्डर है 4 अप्रैल का जिसके तहत 14 मई को इलेक्शंस होने हैं, वो इस वक़्त फाइनल है, उसमें कोई अच्छा, उसमें ये रद्द-बदल नहीं बताएं होती। कि जो आर्टिकल 189 है आइन का और आर्टिकल 190 है, उसका लुब-ए-लुबाब क्या है? उसका लुब-ए-लुबाब ये है कि जो अदालती फैसले हैं उसके ऊपर उसका एहतराम करना और उस पर अमल दरामद करना हर एक की आईनी और कानूनी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, आर्टिकल 190 जो है वो थोड़ा-सा आगे जाके भी इंटरप्रेट किया जा सकता है और वो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये महसूस कर लिया कि उनके ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हो रही है, जो कि उसमें है कि ऑर्डर आज के ऑर्डर में लिखा है कि जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ पर ये बाइंडिंग है। उन्होंने इसका एहतराम करना ही करना है। नहीं अब तो इसका मतलब है क्या ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे भी बाइंडिंग है? क्योंकि असल तो किरदार वहाँ से आएगा ना, असल के चाबी या कुंजी जिसको कहते हैं वो तो उनके पास है। जी बिल्कुल, ये जो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 190 का जो इत्तलाक है, उसको जब वो एक्शन में ले आती है, तो उसके बाद जो मिलिट्री अथॉरिटीज़ हैं, वो भी एग्ज़ेक्टिव में ही आती है क्योंकि वो भी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसलिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वो जब ऑल एग्ज़ेक्टिव और जुडिशियल अथॉरिटीज़ का ज़िक्र आता है, तो ये जो आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान है, वो भी सुप्रीम कोर्ट अपनी कमांड में लेने की मिजाज़ है, उसके पास ये इख्तियार है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको दिया है। दिलचस्प बात ये है कि इससे पहले जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बज़ाहिर फेडरल गवर्नमेंट जो है प्राइमा फेसाई उसने डिसओबीडियंस नाफरमानी जो है हम हुक्म अदूली जो है वो हमारे फैसले की है और कंटेम्प्ट का भी उन्होंने तस्करा कर दिया था। ताहम उन्होंने ये कहा था कि हमारा फोकस अभी इलेक्शन के ऊपर है। अब 27 की पहले तो डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने 21 अरब रुपए जमा कराने की नहीं दी थी। ऑर्डर ही किया था कि इस तरह कर दिया जाए, एक प्रोसीजर जो था, यानी कि वो हुकूमत के मामले में मुदाखलत नहीं करना चाह रहे थे कि हुकूमत को ऑर्डर किया कि आप ये प्रोसीजर मुकम्मल करके 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जमा करा दें। अब सुप्रीम कोर्ट ने 27 को की डेडलाइन देके कह दिया तहरीरी तौर पर ये पैसे इलेक्शन कमीशन को पहुंच जाने चाहिए बाय 27। यानी अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये वाज़ेह कर दिया है कि पैसे भी 27 अप्रैल तक पहुँच जाने चाहिए। दूसरा ये सब जमातों पे ये वाज़ेह कर दिया है कि जो 14 मई की तारीख़ दी है पंजाब में इंतखाबात की, वो सब पे वो सबको बाइंड करती है, सब पे बाइंडिंग है और उसके लिए उन्होंने आइन का आर्टिकल 189 और 190 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियारात हासिल हैं, वो उन्होंने इन्वोक कर दिए हैं। जी बिल्कुल। अब
इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको पता है जो गुज़िश्ता रोज़ समाअत हुई थी उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट जमा कराई और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वो रिपोर्ट जो कायमा कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी और नेशनल असेंबली की बराए फाइनेंस उसने कहा कि जी ये असेंबली से करारदाद पास हुई, बिल पास हुआ और उसके तहत ये पैसे सैंक्शन नहीं हुए। अब ये मनी बिल है और अगर सप्लीमेंट्री मनी ग्रांट बिल जो है वो अगर पास ना हो तो सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को ये सिर्फ कॉशन किया कि भाई आपने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। आपको पता है फाइनेंस बिल अगर मंजूर ना हो तो इसका मतलब है हुकूमत मेजॉरिटी खो बैठी यानी कि हुकूमत खत्म। तो उन्होंने कहा हम एक मौका और देते हैं जरा इसको रिव्यू कर लें आप। तो ये एक उनको अटॉर्नी जनरल साहब ने फौरन कहा जी मुझे आपकी बात समझ आ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं। यानी ठीक बेसिकली है एक उन्होंने बिल्कुल सर से पकड़ लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो कहते हैं इसका ना वो मतलब शेर है कि आप कि आप याद नहीं, अपने अगर जाम में आपको आ गया। जी। ठीक है ना अच्छा ये बताएं कि तमाम तो सूरत हाल में अब सुप्रीम कोर्ट की कोशिश है कि इस मामले को अदालत से निकाल के सियासतदानों के पास ले जाएं, सियासी मामला है ताकि सियासतदान आपस में मिल के कोई बड़ा इत्तेफाक राय कर लें जिसके नतीजे में तमाम लोगों की इज्जत भी रह जाए और आइन की जो पासदारी है वो भी हो जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में जो फजल रहमान ने धमकी आमेज लहजा इख्तियार किया, फिर बिलावल जरदारी ने जो बातें की, वो फिर कहाँ फिट होती हैं उसको सामने रखते हुए फिर अदालत के अहकामात की उसकी सैंक्टिटी की क्या अहमियत रह जाती है? देखें अदालत ने आज का जो ऑर्डर दिया है उसमें उन्होंने यही कहा है कि ये पॉलिटिकल मामला जो है ना ये पॉलिटिकल फोरम पे ही डिसाइड हो तो बेहतर है। यानी कि उन्होंने कहा कि हम इस तरह का कोई फैसला अपना नाफिज नहीं करते जो कि जिस तरह से वो कहते हैं कि जी अदालत हर फैसले खुद ही किए जा रही है। अब जब अदालत में हुकूमत जाती है या पॉलिटिकल पार्टी जाती हैं तो वहाँ पे वो अपने आप को आइन के आगे भी सरेंडर कर रहे हैं 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए उस बात को भी तस्लीम करते हैं। जब वो बाहर वहाँ से आते हैं तो उसके बाद उनकी जो लीडरशिप है उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो कहते हैं कि हमने सियासी तौर पे इमरान खान को एलिमिनेट करना है, नाअहल करना है। वो तो और सुप्रीम कोर्ट पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसको सियासत का महवर बना रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना रही है। यानी कि हम जिसको अपने गिनती में शुमार नहीं कर रहे हैं, जिसको हम सियासतदान नहीं समझते, जिसको हम दहशतगर्द समझते हैं, तो उससे हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। तो सुप्रीम कोर्ट हमें खींच कर कहती है कि जी इससे बातचीत करें। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एट द स्वीट विल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ये बात छोड़ दी है कि आप अपने तौर पे बातचीत के ज़रिए से अगर कोई एक तारीख मुतय्यन कर सकते हैं कि जिस पे कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बली के इंतखाबात कर दिए जाएँ, तो आइन में आर्टिकल 254 जो है, वो 90 दिन को मज़ीद उसके अंदर पीरियड को एक्सटेंड करने का सुप्रीम कोर्ट को एक कवर देता है। यानी कि उसको आप कंडोनेशन कह सकते हैं। कंडोनेशन से मुराद ये है कि आईनी तौर पर अगर कोई चीज़ करना लाज़मी है विदिन ए फ्रेमवर्क ऑफ 90 डेज़ तो उसको सुप्रीम कोर्ट यानी कि मकसद उस एक्ट को पाया तकमील तक पहुँचाना है। तो जब अगर उसके लिए थोड़ा बहुत आगे पीछे जाना पड़ जाए यानी आइन पर अमल दरामद के लिए अगर थोड़ी-सी गुंजाइश करनी पड़ जाए तो सुप्रीम कोर्ट उसको कंडोन कर सकती है। बट सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकती कि वो जो 90 डेज़ का मैंडेट सॉरी टाइम फ्रेम है, उसको यकसर तब्दील कर दे। ये नहीं हो सकता, वो सिर्फ़ कंडोनेशन में ही आएगा। तो अभी इसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि अगर आप 14 मई को इलेक्शंस नहीं कराना चाहते और आप कहते हैं जी बहुत सबकी रिजर्वेशंस हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो फिर आप पूरा इलेक्शन जो है वो सब उसके ऊपर एग्री कर जाएँ और हमें बता दें, फिर हम उसके तहत जो है ना वो शायद एक ऑर्डर पास कर दे सुप्रीम कोर्ट। हर एक पार्टी से ख़ास तौर पे इसकी सारी ऑब्लिगेशन जो है, वो हुकूमत पर है यानी पीडीएम के ऊपर है। तो सुप्रीम कोर्ट कोई अंडरटेकिंग ले सकती है, बयान हल्फी ले सकती है और फिर उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट सबको अपने ऑर्डर के तहत बाइंड कर सकती है। लेकिन सही बुनियादी तौर पे मिसाल ये है कि जो ₹50 के गारंटी पे एक शख्स यहाँ से चला गया और अब 3 साल, 4 साल होने को आगे वो वापस नहीं आया और जिसने गारंटी दी थी उसको वापस लाने की, वो वज़ीर-ए-आज़म बन के बैठ गया है। तो क्रेडिबिलिटी की बात है, ट्रस्ट की बात है। अब अगर 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ₹21 अरब इलेक्शन कमीशन को
नहीं दिए जाते और एक कंसेंसुअल जो कि ऑर्डर में लिखा हुआ है कि इत्तेफाक राय से कोई डेट भी तय नहीं हो पाती, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात ले लेने हैं आर्टिकल 190 के तहत, जिस तरह से इसको इन्होंने पनामा केस में किया था 5 रुकनी लार्जर बेंच ने। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जो थे वो पनामा की जो जीआईटी बनी थी उसको बार-बार प्रेशराइज़ कर रहे थे, उसके जो अरकान थे उनके ऊपर, घरों के ऊपर फैमिलीज़ को धमकियाँ जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इंटरवीन किया था, उनके फेसबुक अकाउंट जो थे वो हैक कर लिए गए थे, बहुत कुछ हुआ था। तो वो आर्टिकल 190 के तहत प्राइम मिनिस्टर को ये बाइंड कर दिया था कि आप कुछ भी करने से पहले 5 रुकनी लार्जर बेंच से बाकायदा अप्रूवल लेंगे। तो तो सुप्रीम कोर्ट बुनियादी तौर पे अब तमाम तर मामला अभी भी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है और आइन के आर्टिकल 190 के तहत इस वक्त पंजाब में इंतखाबात के हवाले से तमाम तर अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के पास आ गई है। वो अथॉरिटी जिसको जिस जिसका मानना जिसको पे अमल दरामद कराना तमाम सरकारी इदारों का, रियासती इदारों का फ़र्ज़ है और इसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी आ जाती है। और अब इसीलिए तमाम तर नज़रें बिल्कुल, ईद तो चले सबको पेशगी ईद भी मुबारक हो, देखिए एक लेकिन दफ़ा एक हुकूमत-उली हुई थी आर्टिकल 190 सज्जाद अली शाह साबिक चीफ जस्टिस ने 1997 में इन्वोक किया था, फ़ौज से प्रोटेक्शन माँगी थी। आर्मी चीफ ने वो लेटर जो था वो सेक्रेटरी डिफेंस को दे दिया और सेक्रेटरी डिफेंस ने डिक्लाइन कर दिया था। जी बिल्कुल, वो ठीक है? उम्मीद ये करनी चाहिए कि दोबारा ये मौका नहीं आएगा, लेकिन इस वक्त चूँकि अब तो 25-26 साल उस बात को गुज़र चुके हैं, तो उम्मीद ये जी करनी हाँ। चाहिए कि वो नौबत नहीं आएगी। लेकिन तमाम तर इस वक्त क़ुव्वत, ताकत का महवर बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट है और बाकी जो रियासती इदारे हैं लगता है उसके ताबे हैं और उम्मीद ये करनी चाहिए कि रियासती इदारों के माबैन तसादुम की नौबत नहीं आएगी। बिलावल भुट्टो, ज़रदारी, फज़लुर रहमान जो मर्ज़ी कहते फिरें, लेकिन तमाम जो रियासती सिस्टम है वो हो सकता है कि बिल्कुल यककदम हो के कदम से कदम मिला के चले और 27 अप्रैल को कोई सूरत सामने निकल आए। जहाँ तक मौजूदा हमारी हुकूमत का ताल्लुक है वो तो इस मूड में नज़र नहीं आते हैं। मुसलसल उन्होंने एक फ़रार का रास्ता हीले बहानों से इख्तियार किया हुआ है। लेकिन बहुत अच्छी तरीके से आपने जो वज़ाहत की उससे ये ज़ाहिर हो गया है कि 27 अप्रैल को जब ईद के बाद लोग मिलेंगे, हो सकता है फिर कोई अच्छी खबर मिल जाए, क्योंकि अगर अच्छी खबर ना मिली तो फिर पाकिस्तान में हालात शायद मज़ीद ख़राब भी हो सकते हैं, माहज़ाराई की तरफ भी जा सकते हैं और अल्लाह करे कि माहज़ाराई की बजाय तमाम लोग ताउन पे आमादा हों और मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने की तरफ पेशकदमी करें। बहुत-बहुत शुक्रिया फ़खर।